गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हम इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर का जो रिमेनिंग पार्ट बाकी था पिछले लेक्चर का वो करेंगे। वो पार्ट था कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल construction and on the basis of change in voltage, stepping up and stepping down the voltage, transformers are of two types. Number one is step up transformer and number two is step down transformer. तो दो तरह के ट्रांसफार्मर। स्टेप अप नाम से क्लियर है, ये वोल्टेज को लो से ऊपर की ओर अप करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप। ट्रांसफार्मर का बेटा एक सिंबल चलता है, उसको लेकर के चलेंगे। तो हम पहला लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको ऐसे शो करते हैं, देखिएगा सिंबल है, मैं लेफ्ट से राइट बना रहा हूं, कई बार ये ट्रांसफार्मर ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं। तो अगर ये प्राइमरी है, देखिएगा ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और ये कोर को रिप्रेजेंट करेगा, हमने बताया ना सिंबल है। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल को ऐसे शो करेंगे, जो कोर होता था जिसके ऊपर इसको वाउंड करते थे तो वो हम ऐसे शो करेंगे, और सेकेंडरी कॉइल को स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में ये इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर एनपी ले, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस लेते हैं। इस पे जो वोल्टेज अप्लाई था वीपी लेंगे, इस पे वोल्टेज अप्लाइड वीएस से लेंगे। अगर आप ईएमएफ जो बैक ईएमएफ आया था ईपी लेंगे, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो आया था ईएस के बराबर था। करेक्ट? तो आप देखिएगा कई बार आपके बोर्ड में ये पूछते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस लिखिए। तो आप देखिएगा स्टेप अप में क्या होता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाने में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं, पहला। अगर कंसेप्चुअली पूछें तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी भी बढ़ता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे बेटा तो वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इंड्यूस ईएमएफ जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फैराडेज लॉ, राइट? तो आप यहां पर क्या लिखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में? पहला पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होंगे, पहली चीज। अब एक चीज और देखिएगा, जब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े से कम होते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ये वायर थोड़ा पतला होता है, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं इसका वायर मोटा होता है। तो ये थिक वायर होता है, ये थिन होता है। एक तो ये मैंने पहचान का बताया, दूसरा अगर तुम्हें पिछले वाले लेक्चर का जो ट्रांसफार्मर का पहला लेक्चर था बेटा, उससे ध्यान रखिए कि जो प्राइमरी कॉइल था, आपको ध्यान होगा बेटा प्राइमरी कॉइल था उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल था, बहुत कम था। तो इसलिए प्राइमरी कॉइल जो है उसकी थिकनेस को हम क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ वायर्स ऑफ प्राइमरी is greater than thickness of secondary, सेकेंडरी की थिकनेस से ज्यादा होती है। ये अगला पॉइंट क्या है? वोल्टेज से बेटा, जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ईएमएफ पहले लिख दीजिए, ईएमएफ इज ग्रेटर देन ईपी, यानी ईएस इज ग्रेटर देन ईपी। क्यों? यहां पर आप लिख देना, सिंस E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? क्लियर बेटा? ये है। अब ES इज ग्रेटर देन EP ये आया। अगर EMF बड़ा है तो वोल्टेज भी बड़ा होगा, तो देयरफॉर VS इज ग्रेटर देन VP। यार अब आपको याद होगा एक हमने एक टर्म आपको पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कहते थे, R से लिखा था। तो वो ये था, अगर मैं साइड वर्क करूं, R was NS अपॉन NP एंड इज इक्वल टू VS अपॉन VP, ये था। तो अब देखिए बेटा, अगर NS ग्रेटर है, NS ग्रेटर NP लोअर है, तो इसका मतलब हुआ R इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R इज ग्रेटर देन 1। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में R की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्लियर?
तुम्हें ये अच्छे से ध्यान होगा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज प्राइमरी पे अप्लाई किया जाता है उसी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज आपको सेकेंडरी पे मिलता है। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन, राइट। तो स्टेप अप का अगर डेफिनेशन लिखने को बात किया जाए तो आप क्या लिखोगे? व्हेन इनपुट वोल्टेज ऑन द प्राइमरी इज स्टेप्ड अप, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ा करके सेकेंडरी में एनलार्ज कर दिया जाता है तो इससे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन का नाम से क्लियर है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में डाउन करता होगा। तो आप इसका पहले तो वो देख लीजिए कंसेप्शन। इसमें बेटा जब सेकेंडरी में वोल्टेज डाउन होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे वहां, यहां प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। आप देखिएगा सेकेंडरी है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होते हैं। तो उल्टा हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ईएमएफ इन प्राइमरी, ईएमएफ इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी एंड वोल्टेज इन सेकेंडरी। क्या बना यहां पर बताइए? पहला पॉइंट स्टेप डाउन का बेटा देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ये कम है, यानी NS इज लेस देन NP, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सेकंड आइएगा वोल्टेज, वोल्टेज बेटा वही चीज आ जाए, बताओ बेटा, वोल्टेज और S इज लेस देन वोल्टेज ऑफ P, EMF लेस देन EP, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R इज लेस देन, क्यों? क्योंकि R इक्वल टू NS अपॉन NP, NS इज लेस तो देयरफॉर लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये स्टेप डाउन आ गया। ये क्या करता है बेटा? अपने पर प्राइमरी पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और सेकेंडरी उसको लो करके भेजता है। जैसे हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास जो लगा हुआ है वहां तक 1100 वोल्ट का वोल्टेज होगा, लेकिन आपके घर में वहां से निकल के जो आएगा वो क्या होगा? वो 220 होगा। तो वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? उस पर वोल्टेज 1100 का है, तो इनपुट प्राइमरी पे 1100 है उसमें, और जो आउटपुट निकल के हमारे घर में आ रहा है वो कितना? 220, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है, ठीक है बेटा। तो ये तो कंसेप्शन वाइज दो टाइप के ट्रांसफार्मर आ गए, ये इसका सिंबल है, ठीक है, इसे नोट करें। नेक्स्ट आया कि ट्रांसफार्मर बेटा आपको याद होगा, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस power on the primary and the power on the secondary is same, even then there is a loss of energy in transformer। मतलब आप कितनी भी कोशिश करें, आइडियली कह लें हम एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% लिखते हैं, लेकिन हकीकत में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर मैक्सिमम हो सके तो 95 के आसपास ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में भी एनर्जी लॉस होता है, तो हम वही लिखेंगे एनर्जी लॉस एंड रिमूवल या रिडक्शन। रिमूव करना तो मुश्किल होता है बेटा एनर्जी लॉस को, लेकिन रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। तो एनर्जी लॉस एंड रिमूवल, तो रिमूवल तो आप मत समझो, रिडक्शन। तो एनर्जी लॉस एंड रिडक्शन ऑफ एनर्जी लॉस किसमें? ट्रांसफार्मर। तो भैया एक चीज समझिएगा, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बनाने के लिए हमने कॉपर की वाइंडिंग या कॉपर का वायर यूज किया, एल्यूमिनियम किया गया था तो और नुकसान होगा। तो जो हमने वायर यूज किया है वो मान लेते हैं हमने बेस्ट वायर यूज किया है कॉपर का, फिर भी उसमें जब करंट पास होगी तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। तो पहला आएगा एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन कॉपर वायर, क्योंकि पूरी वाइंडिंग में हम कॉपर वायर, तुम कहो एल्यूमिनियम हो तो अरे भैया बहुत ज्यादा होगा, कॉपर तो हमने एक तरह से बेस्ट पॉसिबल वायर ले लिया, हालांकि इससे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है, लेकिन उसे कैसे आप इस्तेमाल कर पाओगे? तो बहुत महंगा है, तो जितना तो बचाएगा ना उससे ज्यादा तो खर्चा होगा। तो बेस्ट पॉसिबल वायर कॉपर वायर लेने के बावजूद एनर्जी लॉस एज हीट होगा। अब होगा मिनिमाइज कैसे करें? आप जानते हो कैसे मिनिमाइज करें? बाय टेकिंग थिक कॉपर वायर। तो आप क्या लिखोगे? कैन बी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज या रिड्यूस बाय टेकिंग थिक कॉपर वायर। तो थिक कॉपर वायर लें तो ये कम हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड एडी करंट लॉस, तो सेकंड इज एडी करंट लॉस।
ये क्या होता है बेटा, तुम्हें याद है बेटा हमने कोर जो लिया था ये, तो कोर इज ए पीस ऑफ मेटल, और जब पीस ऑफ कंडक्टर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो उसमें एडी करंट्स पैदा होती हैं, अनडिजायरेबल होती हैं, बड़ी हीट पैदा करती हैं। तो तुम्हें ये भी याद होगा एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर लेते हैं। तो आप कहोगे परतदार लैमिनेटेड कोर लेते हैं, तो एडी करंट लॉस किस में होगा, इन कोर में होगा। एंड मिनिमाइज्ड कैसे मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स। लैमिनेटेड का मतलब परतदार, लैमिनेटेड कोर्स हम यूज करेंगे, तो ये कोर में होता है। तीसरा है तो एडी करंट लॉस हो गया। इसके बाद आपको ध्यान होगा बेटा, जब आप इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कनेक्ट करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब इससे जाती है वो वेरी करती है, ऐसे वेरी करती है, तो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी में से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब करंट जीरो है तो जीरो होगा, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और करंट के साथ जीरो होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है इस प्रोसेस में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट हिस्टेरेसिस लॉस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैटिक सब्सटेंस सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। तो नेक्स्ट लॉस इज हिस्टेरेसिस लॉस। ये आएगा किसमें, लिखोगे ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर आयरन का ही होता है। सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, इसे हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और ये हिस्टेरेसिस लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल लीजिए बेटा, आप कोर को ऐसे मटेरियल का, ऐसे अलॉयज का बनाइए जिसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सब्सटेंसेस या अलॉयज हैविंग लेस हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस जिसमें कम होता है हम ऐसा यूज करें, राइट। जैसे सॉफ्ट आयरन है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, अगर आप हार्ड आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज करते हैं, उसमें ज्यादा होता है, तो सॉफ्ट आयरन यूज करें, हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा, राइट। तो ये आ गया हिस्टेरेसिस लॉस। के बाद आएंगे फ्लक्स लॉस। तो नेक्स्ट इज जो भी नंबर है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे आपका ट्रांसफार्मर का डिजाइन आपको ध्यान होगा, इसमें एक प्राइमरी कॉइल है ये, और एक सेकेंडरी कॉइल है। जो प्राइमरी से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते थे वो सेकेंडरी में जाते थे। तो ये बिल्कुल चांस है कि कुछ फ्लक्स लाइंस इधर उधर चली जाए बाहर, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो प्राइमरी से आ रही हैं वो जरूरी नहीं सेकेंडरी से जाए। हालांकि इसको बेहतर कपलिंग करके, मतलब याद करो एक हमने डिजाइन बताया था, एक ही कोर पे दोनों को लपेट देते हैं, तो उस टाइम में कपलिंग बेस्ट होती है। तो इसको बेहतर कपलिंग करके फ्लक्स लॉस को रोका जा सकता है। तो फ्लक्स लॉस का मतलब है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी इज लेस देन फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी। तो सेकेंडरी से गुजरने वाला फ्लक्स प्राइमरी से आने वाले फ्लक्स से कम हो सकता है, इसे फ्लक्स लॉस कहते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, बाय बेस्ट पॉसिबल कपलिंग। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय बेस्ट पॉसिबल कपलिंग। बेस्ट पॉसिबल कपलिंग करके इसे दूर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाइए, अगर फ्लक्स लॉस के बाद एक और होता है, आप अगर किसी ट्रांसफार्मर जो आपके घर के आसपास लगा हो बड़ा सा, तो देखिए वो हल्की सी आवाज करता है घूम करके, तो इसे हमिंग लॉस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके अंदर जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसी का कुछ हिस्सा जो है वो साउंड एनर्जी में वेस्ट हो जा रहा है, तो हमिंग लॉस कह सकते हैं, हमिंग लॉस।
इट मे प्रोड्यूस सम साउंड। अब किस वजह से? उसके जो पार्ट्स हैं वो ठीक से टाइट नहीं किए गए, स्क्रू नहीं किए गए हैं, ठीक से उसको जहां पर रखना था वहां पे नहीं ठीक से रखा गया है, इस वजह से हो सकता है। और थोड़ा बहुत तो मशीनरी में हमिंग होगा ही, उसलिए भी होता है। तो इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? जब उसको असेंबल किया जाता है तो उस समय स्क्रू वगैरह को अच्छे से कस दें, स्क्रू वगैरह जो है, बोल्ट वगैरह है, और जब उसको इंस्टॉल किया जाता है जहां पर रखा जाता है उस जगह पे भी अगर बेहतर ढंग से रख दे तो हमिंग लॉस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉसेस हैं जो ट्रांसफार्मर में बेटा मिलते हैं। ये हमने इस जगह पे पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है एंड व्हाट आर द लॉसेस, ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करेंगे यूजेस ट्रांसफार्मर के क्या है। वो तो आपको मैंने बताया भी, लाइफ में कई जगह यूज हो रहा है। तो यूजेस, पहला तो ये है कि आप देखें हमारे घर में बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिनमें कि ये यूज होता है। आपका जो मोबाइल चार्जर है उसमें यूज होगा। आप जहां पर भी वोल्टेज को अप है डाउन करना है, स्टेप डाउन यूज करना है। जहां लो वोल्टेज को हाई करना है, जैसे आपके आसपास इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती होगी, आप देखिए उसको 220 नहीं, अच्छा खासा हाई वोल्टेज चाहिए, वहां पर क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा। अगर आप अपने आसपास पैथोलॉजी लैब जाइए, वहां एक्सरे यूज होता है। एक्सरे का वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है, 20,000 30,000 वोल्ट के आसपास, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो यूज्ड इन स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, बहुत से ऐसी जगह पर एक्सरेज एक्सेट्रा, एक्सरे ट्यूब एक्सेट्रा। तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, हम एक स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो जो वोल्टेज डाउन होता है इसको स्टेप अप करके 220 प्लस ले जाता है। और अगर वो वोल्टेज ऊपर ज्यादा हो जाता है जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट जल सकता है तो उसे डाउन भी कर देता है। तो इट इज यूज्ड इन स्टेबलाइजर या रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर उसमें यूज होता है। नेक्स्ट आइए, यूज इन इंडक्शन फर्नेसेस में होगा। इंडक्शन फर्नेसेस, इंडक्शन चूल्हा जो घरों में यूज हो रहा है उसमें यूज होता है। चौथा आ जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट हमारे पास आ रही है वो बहुत दूर, कई 100 कई हजार किलोमीटर दूर से आ रही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आप कहोगे वो कैसे? एक्चुअल में कंसेप्ट ये है तो बेटा, आपको अगर कई 100 किलोमीटर, 200, 400, 500 किलोमीटर पावर स्टेशन जो है वहां से करंट को शहर में लाना है, अगर आप उससे लॉन्ग डिस्टेंस वायर से पार कराएंगे तो करंट आई होता है और इसका रेजिस्टेंस आर हो तो I² R के फॉर्म में बहुत सारा पावर लॉस होता है। तो तुम्हें एक ये चीज पता है कि इन ट्रांसफार्मर क्या होता है? P कांस्टेंट होता है। तो देयरफॉर VI इक्वल टू कांस्टेंट आया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? तो अगर आप देखिएगा I इज प्रोपोर्शनल टू 1/P होगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप ये पावर लॉस कम कराना चाहते हैं तो I को कम करो, और I कम करने का क्या तरीका है? वोल्टेज को बढ़ाओ। अगर हम जिस जगह पर पावर जनरेट हुआ है, जिस जगह पर प्लांट में पावर बना है, वहां पर वोल्टेज को बढ़ा दें, स्टेप अप कर देते हैं। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया, वोल्टेज को बढ़ा करके 33,000, 44,000, 55,000 वोल्ट तक पहुंचा दिया। और जैसे वोल्टेज बढ़ा, वो जो करंट अब होगी उसकी, वो जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होगा उसकी करंट की वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि P कांस्टेंट होगा। तो आपने वोल्टेज बढ़ा दिया स्टेप अप करके जहां पे पावर जनरेट हो रहा है, तो आपने वोल्टेज बढ़ा दिया। किसकी मदद से बढ़ाया बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से। जब वोल्टेज बढ़ गया तो करंट घट जाएगी, और जब करंट घट जाएगी तो पावर लॉस कम होगा। इसीलिए बेटा जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं या पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, वहां से शहर तक जो
पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके लिए वहां पर बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। वो वोल्टेज को ऊपर करते हैं तो करंट डाउन हो जाता है, और जब करंट कम होता है तो पावर लॉस कम होता है, और उसको सैकड़ों किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक पावर को वायर के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फिर वो जब हमारे घर के आसपास ग्रिड वगैरह में आता है तो उसे स्टेप डाउन कर लिया जाता है। 33,000 44,000 वोल्ट को डाउन करके 11,000 1100 वोल्ट पे ले आए, और फिर हमारे घरों में ला करके 220 पे फेंक दिया। तो ये बेटा यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में। ठीक है, तो ये बेटा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी।